हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आज नवीन सर की जो नायक सीरीज है उसका पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हूँ। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से आपको नायक सीरीज के सारे प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। और अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। ये है नाइट सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट जो 8 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों इसका पहला सवाल है, केरल के मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को द्वारा 2010 में शामिल किया गया। केरल के मुदियट्टू को और मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुल 15 स्थल हैं। और आगे बात करें दोस्तों तो विश्व धरोहर कितनी है हमारी? विश्व धरोहर में 42, जिसमें से 34 सांस्कृतिक, 7 नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और एक मिश्रित। अब ये देखते हैं दोस्तों कि ये कब कब शामिल की गई थी। तो इसमें 2008 में शामिल किया गया था केरल का कुटियाट्टम, वैदिक जाप और रामलीला। इन्हें 2008 में शामिल किया गया था। इसमें देखिए योग को 2010 में, कुंभ मेले को 2017 में और दुर्गा पूजा को 2021 में। और ये 14वीं मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी थी। और पूछे कि अगर 15वीं कौन सी थी तो 15वीं थी गरबा गुजरात की। ये 15वीं बनी थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और आगे बात करें तो आगे देखते हैं खासी नृत्य। खासी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये मेघालय में किया जाता है दोस्तों। किराना घराना यूपी के मुजफ्फरनगर से संबंधित है। यूपी के, ये थोड़ा दीप नहीं है दोस्तों, ये किराना घराना जो है ये यूपी के मुजफ्फरनगर से संबंधित है। और किराना घराने के संस्थापक पूछे तो किराना घराने के संस्थापक करीम खान है। गंगूबाई हंडल का संबंध पूछे तो वो भी किराना घराने से हैं। बलदेव सिंघवी, अब्दुल वाहिद खां, उपेंद्र भट्ट और भीमसेन जोशी, ये सभी किराना घराने से संबंधित हैं। और सितार से कौन कौन संबंधित है? सितार से हरिशंकर भट्टाचार्य, विलायत खां और अरविंद पारिक, इनका संबंध सितार से है। सारंगी से बुंदू खान और सुल्तान खान, ये सारंगी से हैं। संतूर से हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोई। वायलिन से के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन, ये वायलिन से हैं दोनों। और बात करते हैं तमिलनाडु के उत्सव। तो दोस्तों तमिलनाडु के चित्तराथी, जलीकट्टू, महामहिम और पुंथडू, ये तमिलनाडु के उत्सव हैं। भारत ने 1975 में तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। और भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप को सिर्फ एक बार जीता है। और जब 1975 में भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता उस समय भारतीय टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह, और इन्होंने पाकिस्तान को हराकर जीता था। आयोजन मलेशिया में हुआ था। और बात करें दोस्तों कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था तो पाकिस्तान ने 1978 में जीता था और वह बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और पूछे कि पहले हॉकी वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन था तो उपविजेता स्पेन ही था। बात करें 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और किसने जीता तो जीता जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर, यानी कि बेल्जियम उपविजेता रहा। अब देखें 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा तो वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट कराऊँ वो सब आपके पास
उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब दोस्तों देखते हैं पंजाब संगीत का मुख्य रूप कौन कौन से हैं। एक है टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन और धोबियन। ये पंजाब के मुख्य रूप है। क्या है ये पंजाब के मुख्य रूप। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेल में जीता जॉनिक सिंडर इटली के हैं। इन्होंने जीता है। और फीमेल में आर्याना सवालेंका, ये बेलारूसी हैं। फीमेल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 आर्याना सवालेंका ने जीता है, जो बेलारूस की हैं। और बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का युगल इसमें 2 खेलते हैं। वो किसने जीता, तो वो रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यूज जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनकी जोड़ी ने जीता है युगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन। किरण देसाई की किताबें कौन कौन सी है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसके लिए इन्हें 2006 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। और इनकी कुछ अन्य किताबें जैसे एम्ब्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हल्ला वालो इन गुआवा ऑर्चार्ड्स, हल्ला वालो इन गुआवा ऑर्चार्ड्स, ये इनकी कुछ अन्य किताबें हैं। अब देखते हैं अनीता देसाई की। तो अनीता देसाई की किताबें हैं फास्टिंग फीस्टिंग इन कस्टडी, ये अनीता देसाई की हैं दोस्तों। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी और किस फ्रांस पद्धति के आधार पर हुई थी। फ्रांस, जो संविधान की स्थापना हुई थी वो फ्रांस पद्धति के आधार पर हुई थी। और संविधान सभा का जो पहला संबोधन किया था वो किया था जेबी कृपलानी ने, जिसमें संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे, तो संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा का परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 को बनाया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद थे। और संविधान सभा का गठन किससे हुआ, तो वो कैबिनेट मिशन से हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन से हुआ और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। और अब पेश कब किया गया, तो इसको पेश 16 मई 1946 को इसे भारत के सामने पेश किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना 1947 की है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अब देखते हैं मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे तो वो राजेंद्र प्रसाद। संविधान पारित कब हुआ था दोस्तों, तो संविधान पारित या अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अब बात करें लागू की कि संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें से 11 महिलाओं ने संविधान सभा पर साइन किए थे। 15 में से 11 महिलाओं ने साइन किए थे। और वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी, तो एक थी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर जो पहली स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तीसरी सुचेता कृपलानी जो पहली महिला CM है यूपी की, उसके बाद सरोजिनी नायडू जो यूपी की पहली राज्यपाल हैं,
5वीं है लीला राय, 6ठी हंसा मेहता, 7वीं कमला चौधरी और दोस्तों 8वीं है दोस्तों जी दुर्गाबाई, 9वीं रेणुका राय, 10वीं मालती चौधरी, 11वीं है दक्षिणयानी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। 13वीं थी एनी मस्किनी, 14वीं अम्बू स्वामीनाथन, जो दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र महिला थी संविधान सभा में शामिल होने वाली। 15वीं थी पूर्णिमा बनर्जी। 15वीं कौन थी दोस्तों? तो 15वीं थी पूर्णिमा बनर्जी। और पूछे कि हथनौरा कहाँ पर है? तो हथनौरा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो वो हथनौरा मध्य प्रदेश से ही मिला है दोस्तों। और पूछे कि नर्मदा मैन का संबंध किससे है? तो नर्मदा मैन का संबंध भी हथनौरा मध्य प्रदेश से है। नर्मदा मैन का संबंध किससे है दोस्तों? हथनौरा मध्य प्रदेश से। सराय नहर राय स्थल कहाँ पे है? यूपी में। और दमदमा भी यूपी में है। बहुत सी बार पूछ लेता है इनको कि ये कहाँ पर है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है, जिनको यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया। 1957 में इनको BS वाननकर ने खोजा था। किसने खोजा था? BS वाननकर ने। और दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भीमबेटका की गुफाएं महाभारत पर आधारित है। भीमबेटका गुफाएं किस पर आधारित है? तो वो महाभारत पर आधारित है। पूछे कि मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जहाँ से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रथम साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। पालतू भैंस के साक्ष्य भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। और मेहरगढ़ जो है ये बोलन नदी के किनारे पाकिस्तान में है। बोलन नदी के किनारे पाकिस्तान में है। पूछे कि गेहूं या जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं। और दोस्तों अभी वर्तमान में खोजा गया नया स्थल है लहुआ देव, जो संत कबीर नगर यूपी में है। यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। बात करें नवदा टोली स्थल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में, रंगपुर गुजरात में और बनावली हरियाणा में है दोस्तों। बनावली कहाँ पर है? बनावली है हरियाणा में। बात करें अंतरजी खेड़ा है अपना। अंतरजी खेड़ा अपने यूपी में है, जहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। अंतरजी खेड़ा से क्या मिले हैं? लोहे के साक्ष्य। पूछे कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस यूटी की है? अरे यूटी पूछे सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस यूटी की है? तो अंडमान निकोबार की। और सबसे कम पूछे तो लक्षद्वीप। सबसे कम किसकी? लक्षद्वीप की। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किस चीज को अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है दोस्तों। बात करें 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप और कर्नाकोर को अलग करता है। अमीनी द्वीप और कर्नाकोर को अलग करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उस पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, सुदूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पिगमेलियन पॉइंट और एक पारदन पॉइंट। इसके 2 अन्य नाम हैं।
और बात करें सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखता है, तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश की डोंग गांव में दिखता है और उसकी खोज 1999 में की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी? 1999 में। अब पूछे कि सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पर होता है, तो सबसे अंत में सूर्यास्त गुजरात में होता है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील। अब पूछे कि विकासशील है, भारत की अर्थव्यवस्था विकसित क्यों नहीं है, तो इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। जैसे पहला कारण है कृषि मुख्य व्यवसाय है। कृषि कैसा व्यवसाय है? भारत में मुख्य व्यवसाय है। भारत की विशाल जनसंख्या, भारत की विशाल जनसंख्या भी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में विकसित न होने का। एक असंतुलित आर्थिक विकास, भारत का जो है असंतुलित आर्थिक विकास है। निम्न प्रतिवर्ती आय भी कम है, भारत में निम्न प्रतिवर्ती आय कम है तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब कारण है भारत के विकसित न होने के। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। भारत में जो गरीबी का आकलन करता है वो नीति आयोग के कार्यदल द्वारा किया जाता है। नीति आयोग से पहले यह काम NSSO, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और CSO, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये करते थे इससे पहले गरीबी का आकलन। लेकिन 23 नवंबर 2019 इसे इन दोनों को मिलाकर मॉस्फी बना दिया गया और मॉस्फी की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंटरप्लीमेंटर। बात करें दोस्तों आगे कि विद्युत को किसमें नापा जाता है, तो विद्युत को किलोवाट आवर में मापा जाता है। ताप को सेल्सियस में, रक्त को गुणनक में, भूकंप को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। अब बात करें आर्द्रता को, तो आर्द्रता को दोस्तों, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में, वायु वेग को एनीमोमीटर में, और दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता है डायोप्टर में, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैक्यूएल में मापते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो बैक्यूएल में मापते हैं। दोस्तों बात करें पीएच पैमाने की, तो पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 14 तक अंक होते हैं और अगर 7 से कम अंक है किसी के तो वो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, और अगर 7 है तो उसे उदासीन बोला जाता है, जैसे जल है, जल उदासीन है। और पीएच स्केल की खोज किसने की, तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। पीएच स्केल जिसने खोजा, सोरेनसन ने। शरीर में कौन कौन से विटामिन बनते हैं, तो शरीर में 2 विटामिन बनते हैं, के और डी। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो शरीर में स्वतः बन जाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बाद में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है और इसका नाम बदलकर निरंजन साहा स्टेडियम कर दिया गया है। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में, M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। GD बिरला पुरस्कार, तो GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अदिति सेंडे है। GD बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला अदिति सेंडे। और GD बिरला पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी, जो 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। यह जो GD बिरला पुरस्कार है ये 50 वर्ष की आयु से कम लोगों को दिया जाता है। 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
बेस्ट मूवी थी जवान, शाहरुख खान की। बेस्ट एक्टर पूछे तो वो भी शाहरुख खान। अभिनेत्री नयनतारा जवान के लिए। और बेस्ट निर्देशक पूछे तो संदीप रेड्डी एनिमल के लिए। और बेस्ट विलन थे बॉबी देओल एनिमल के लिए ही। बात करें आईसीसी अवार्ड्स की, तो आईसीसी अवार्ड 2024 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पैट कमिंस को चुना गया है। और मेंस ओडीआई में पूछे तो विराट कोहली, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं। और टी20 में सूर्य कुमार यादव को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी तो वो स्टार्क, दूसरा सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस, और ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल है। और पीएम विश्वकर्मा योजना में 15,000 आर्थिक सहयोग राशि दी जाती है। 15,000 रुपये की आर्थिक सहयोग किया जाता है। और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों। मुझे भी बहुत मेहनत लगती है बाकी में ही इनके ये सब बनाने में वीडियो में, तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कर दो और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।